बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्बास शबीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल। DGISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं, इसके शवाहिद अवाम के पास भी हैं और अफवाज पाकिस्तान के पास भी। 9 मई को करने और कराने वालों को आइन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। मासूम बच्चों को जहनी तौर पर वर्गलाया गया। लोगों के अफवाज, एजेंसियों और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे से जहन बनाए गए। कुछ सियासी लीडरान ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। DGISPR का कहना था कि इंतशारी टोले से बातचीत नहीं होगी। और आज सुप्रीम कोर्ट में जजेस के खत से मुतालिक केस की समाअत हुई। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपना लिखा हुआ इजाफी नोट पढ़ा कि वफाकी हुकूमत एजेंसियां कंट्रोल करती हैं, वफाकी हुकूमत इल्जामात का जवाब दे, वफाकी हुकूमत को अपनी पोजीशन वाजे करनी चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस ने निशानदेही की कि मुदाखलत का सिलसिला अब तक जारी है। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो मुतमईन करे, मुदाखलत नहीं। चीफ जस्टिस ने इस बात पर कहा कि इस दलील से इत्तेफाक नहीं करता। अगर ऐसा है तो फिर आपको यहां नहीं बैठना चाहिए। कोई ऐसा कहे तो उसे यहां बैठने के बजाय घर चले जाना चाहिए। जजेस के खिलाफ मुहिम। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने भी तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए खत लिख दिया और जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी को रिटायरमेंट में तब्दील कर दिया गया। जी, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर मंदुखेल साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार तारिक सुमैर साहब। मैं मंदुखेल साहब से प्रोग्राम का आगाज़ करूंगा। मंदुखेल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर ज़रा कमेंट करिएगा। क्या आज उन्होंने एक वाजे कर दी हैं चीज़ें? कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं पॉलिटिकल पार्टी को? देखिए, अगर आज से पहले 2-4 दिन पहले जो मुख्तलिफ टीवी चैनल पे जो मैंने बात की है, और वो बात मैंने एग्जैक्ट वही की है जो आज DGISPR ने कही है, जहां PTI ने कहा कि हम आर्मी चीफ से या DGISPR से बात करेंगे, बाकी तो सारे चोर हैं। मैंने उस वक्त भी कहा, आज से पहले जितने भी टॉक शो देख ले मेरे, कि ना तो DGISPR को इख्तियार है, ना आर्मी चीफ को इख्तियार है, ना इस्टेब्लिशमेंट को इख्तियार है कि जो शोधा की बेरुमती की है, उनकी जो यादगारें जलाई है, इसका इख्तियार किसी के पास नहीं है। और क्योंकि ये शोधा के लवाकिन उठ खड़े होंगे। और ये कौन सी पार्टी है जो सियासी पार्टी से बात करने को तैयार नहीं है और एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रही है? तो आज DGISPR ने तो खुलेआम इनकार किए, बल्कि इनकार भी 9 मई के साथ मशरूत कर दिए कि अगर वो माफ़ी मांगेंगे कौम से। और ये सिर्फ आर्मी का मसला नहीं, यकीनन आर्मी का मसला नहीं है, ये पूरा पाकिस्तानी आवाम का और ख़ास तौर पे शोधा का लवाकिन का मसला है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई है, जो चोर दरवाजे से या गेट नंबर 4 में दोबारा घुसने की कोशिश कर रही थी PTI, वो तो ख़त्म हो गया बात। दूसरी बात, उन्होंने अफगान बॉर्डर के हवाले से भी बड़ी अच्छी बातें की है। ये वही लोग हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे थे, ये वही लोग हैं जिनको इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पे बात की, ये वही लोग हैं जो इमरान खान इनको पाकिस्तान में दफातर खोलने की बात कर रहे थे। आज DGISPR ने ये भी क्लियर कर दी है कि जो दहशतगर्दी हो रही है इनके तरफ से हो रही है और पाकिस्तान का जो अमन अमान है तबाह करने में उनका हाथ है। देखिए, भारत तो हमारा अज़ली दुश्मन है और उनसे तो कोई बात या कोई उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमत या तालिबान को जितने पाकिस्तान ने सपोर्ट की है वो सबके सामने है। तो मैं समझ रहा हूँ कि आज एक मैंने देखा पूरा लंबी तरीन जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और एक एक बात का जवाब दिए। इवन के जनरल फेस का या कोर कमान मंगला का क्या था उसके हवाले से सवाल किया, तो बड़ी तफसील से उन्होंने बात की है। और बिल्कुल बेहतरीन एक स्पोक्समैन है ISPR का, जो कि हर बात को उसने जवाब ये नहीं कहा कि ये बात मैं नहीं बता सकता हूँ। इसने जो खुद एहतसाबी हमल है उसके बारे में बता दिए और बाकी जजेस के खतूत के हवाले से भी जो सवाल उनसे किया है उसके हवाले से उन्होंने कहा कि चूँकि अंडर प्रोसेस है, लेकिन एक वकील की हैसियत से उसका जवाब मैं दे सकता हूँ, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। इन 6 जजेस ने जिस तरह बानी PTI का नाम लेके और ये काम मुझ पर प्रेशर डाला गया, तो गोया जो सैकड़ों या हज़ारों मुकदमात उन्होंने जजमेंट दिए है, उसका किसके ऊपर प्रेशर था? ख़ास तौर पे मेरी कमेटी कौमी असम्बली में जिस तरह 4 लाख मुलाजमीन को रेगुलाइज करने के अहकाम दिए, उसको एक कलम से
सरकलम कर दिया है। ये भी उनसे पूछा जाएगा कि आपको किसने प्रेशर दिया है, क्या मुस्लिम लीग नीम के लोगों ने दिया है, या पीपल्स पार्टी के लोगों ने दिया है, या पीटीआई ने दिया है, या एस्टेब्लिशमेंट ने दिए, ये आपको बताना पड़ेगा। लेकिन ये भी एक चीज वाज़ेह हो गई कि आइन का आर्टिकल, आज जो डिबेट हो रही थी उस हवाले से कि आइन का आर्टिकल 204 या ऑर्डिनेंस 2003 बड़े वाज़ेह है, और उसके हवाले से ये भी नहीं कहा कि जस्टिस बाबर ने जो ना वो बाकायदा जो ना डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को लिटरली उसको जलील करके छोड़ दिया है, मगर एक इंस्पेक्टर का नाम लेने में भी वो खौफ में मुब्तला था। तो ऐसे जजेस मैं समझूं इस कमीशन के जरिए अगर उन्होंने ये साबित नहीं किया, ये बात मैं आज नहीं करूं, मैं रोज करता रहता हूं ये बात, अगर ये साबित नहीं किया तो इन 6 जजेस के अलावा 7वां जज जस्टिस मियां गुल औरंगजेब जो पिछले खतूत में तो शामिल था, आखिरी खत में शामिल नहीं था, तो उनसे पूछा जाएगा कि अब प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसे जजेस को फारिग करना चाहिए, बरतरफ करना चाहिए। और मेरा बिल जो कौमी असम्बली में मैंने दाखिल किया था पीटीआई के दौर में, और आखिर में पीडीएम के दौर तक जो है ना वो मुख्तलिफ कमेटियों के नज़र होता रहा और उसको पास नहीं होने दिया। वो बिल मेरे ये था कि एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू, ज़ात, नस्ल और डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट क्यों लेते हो सुबह का चीफ जस्टिस जो मनपसंद वकला के नाम देते, और आगे जाके जुडिशल कमीशन के बाद जहाँ आईएसआई की और एमआई की और आईबी की क्लियरेंस के बगैर वो जज बन नहीं सकते हैं। और फिर उसके बाद कौमी असम्बली की जो रबड़ स्टैंप एक कमेटी है वो उस पर स्टैंप लगा देती है। इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। तो अब वक्त आ गया कि इन जजेस का जो तैनाती है वो भी मेरिट पे होगा, और ऐसे जजेस जो खौफजदा हो, जो अदारों के प्रेशर पे आता हो या सियासी पार्टी के प्रेशर पे आता होगा, उनको तो कुर्सी पे बैठने को कोई हक नहीं है, उनको तो पहले से इस्तीफा देना चाहिए। मंदुखेल साहब, इसी बात को ज़रा आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। इंतखाबात के हवाले से बड़ा तासुर था कि मुदाखलत थी, आज उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि इंतखाबात में हमारी कोई मुदाखलत नहीं थी। बहुत इल्ज़ाम लगते थे कि उस हल्के में उसको जितवा दिया, उस हल्के में उसको जितवा दिया। इस पर भी ज़रा कमेंट करिएगा। और आप खुद भी मेरा ख्याल है बहुत सारे टॉक शोज़ में बात करते रहे हैं कि मुस्तफ़ा कमाल साहब को कुछ ऐसी ताकतों ने जितवाया है। देखिए, मुस्तफ़ा कमाल को 11 साल जो ना जिसने इस्तेमाल किया अल्ताफ हुसैन के खिलाफ, खुद महाजरों के खिलाफ, एमक्यूएम के खिलाफ, वो तो सबको पता है। और मेरे इलेक्शन में लोग मुझे कहते थे कि मुस्तफ़ा कमाल सीट मिलेगी। मैंने कहा भाई कैसे लेंगे, मैंने यहाँ 9 अरब रुपए से ज्यादा तरक्याती काम किया है, 50,000 से ज्यादा बेनजीर इनकम सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन कराई, यूनिवर्सिटी मंजूर कराई है। और ये शख्स जो वहाँ पे, और 70% पश्तून आबादी है, मैं खुद पश्तून हूँ, लेकिन बाकी कौमेतों का भी मुझे वोट है। और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब है वो तो सिर्फ जुमे के दिन आता था और खुद वहाँ पे इन्हें बुजुर्गों को बेइज्जत किया है। उनने वहाँ पे जिनके प्रोग्राम में अल्ताफ हुसैन जिंदाबाद के नारे लगाए, 22 लोगों को बंद कराया थाने में, मैंने उसी रात को उसको छोड़ाया दोबारा। तो फिर उसके बाद जब डिप्टी कमिश्नर यानी डीआरओ की मीटिंग थी तो मैंने उस वक्त ये बात उठाई, ये इलेक्शन से आपको 20-25 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। तो मैंने डीआरओ और डिप्टी कमिश्नर को ये बोला जो कि एक ही होता है, तो मैंने ये कहा कि अगर मुस्तफ़ा कमाल ने हर इलाके में 3-3, 4-4 मकबर छोड़े हुए हैं और वो ये कहते हैं कि हमारी अदारों से बात हो चुकी है, मुस्तफ़ा कमाल एमएनए बनेगा, तो भाई इसको आप रोक लो या इंक्वायरी कर रहे। चलो, मैं तो एक छोटा सा वर्कर हूँ, मैंने बात की। मेरी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर साहब ने बाकायदा डीआरओ के ऊपर एतराज के 3 फरवरी को बाकायदा खत इलेक्शन कमीशन को लिखा, कोई जवाब दिया। फिर इलेक्शन कमीशन के दिन जहां इंटरनेट बंद, टेलीफोन बंद, सब बंद, वहां पे जिस तरह असले के साथ मुस्तफ़ा कमाल और उनके लोग घुसे और जहां बैलेट बॉक्स और सारी वीडियो आज भी इलेक्शन कमीशन में मेरी कंप्लेंट मौजूद है और वो आज तक उसके ऊपर ना हाँ जवाब आया ना जवाब आया। और मेरे खिलाफ जो मैंने मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ दरखास्त की थी सेक्शन इलेक्शन रूल सेक्शन 171, 172 और 173 के तहत, वो आज तक जवाब तक नहीं आया। और मेरे खिलाफ एक हफ्ते बाद एफआईआर दर्ज कराई है जो कि सी क्लास हो गई। यानी सर, तो इसमें तो इलेक्शन कमीशन फिर मुलव्वस हुआ ना सर? मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगी, इसमें तो इलेक्शन कमीशन मुलव्वस हुआ। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। तारिक सुमैर साहब, डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़ा खुला उन्होंने ओपनली आज मैसेज कन्वे कर दिया है। पहली दफ़ा नहीं किया, पहले भी कर चुके हैं वो, लेकिन 1 साल हो गया 9 मई को, 365 दिन, 365 रातें गुजर गई हैं। वो मैं जब पिंडी दाखिल हुआ घर जाने के लिए तो रास्ते बंद थे। वो जो मैंने देखे मनाजर, पेशावर रोड पे मनाजर देखे,
ऐसे मनाजर हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि 77 की मूवमेंट में लियाकत बाग के पास होते थे, जो या कमेटी चौक में होते थे कि जी भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चल रही है। वो सियासी हम पिंडी के रहने वाले आप भी हैं, हमें पता है। लेकिन उसके नतीजे में जो मुलज़म पकड़े गए, अफसोसनाक अमर यह है, वीडियो मौजूद उनकी, CCTV वीडियो मौजूद, गवाह मौजूद, सिविल अदालतों में केस, फौजी अदालतों में केस। एक वो खेल बना हुआ है, एक जज साहब कहते हैं फौजी अदालत सही है, एक जज साहब कहते हैं नहीं है। कैपिटल हिल पे हमला हुआ, ट्रंप के हामियों ने किया, कितने अरसे में फैसला हुआ। बरतानिया में राइट्स हुए, 24 घंटे अदालतें लगी, और यही सबूत थे CCTV फुटेज के, जो यहाँ हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतें कहती हैं कि जी ये तो हम सबूत नहीं है। ज़माना बदल गया ना। मैसेज क्या, आप क्या समझते हैं, क्या मैसेज उन्होंने 3 दिए हैं। एक मैसेज ये है, आप भी कहते हैं हम भी कहते हैं, कि 9 मई को वाक़या हुआ, उसमें मुलव्वस PTI के लोग पकड़े गए, रहनुमा पकड़े गए, प्लानिंग की बातें हुई, सब ने एफिडेविट लिख के दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, लेकिन किसी को सज़ा ना होना। एक उन्होंने ये बात की, दूसरी ये कि जी माफ़ी मांग लें PTI के बानी चेयरमैन और उनकी क़यादत कि जी गलती हो गई हमसे, आइंदा के लिए, तब उनका रास्ता खुलेगा। कोई बातचीत का कहीं भी रास्ता खोलना है। आपको याद होगा डॉन लीक्स हुई थी ना 2016-17 में जी, मियां नवाज शरीफ साहब को ना चाहते हुए परवेज़ रशीद की कुर्बानी देनी पड़ी, तारिक फातमी की कुर्बानी देनी पड़ी, और भी हमने रिपोर्ट किया है सारे। वो वाकया सही था गलत था, जैसा था हुआ, एक चीज़ रिपोर्ट हुई ना एक मीटिंग के हवाले से, तो फिर रास्ता खोला, उन्होंने इम्प्लीमेंट। तो यहाँ क्या माने हैं भैया, अमर माने हैं कि आप माजरत कर लें, एक इंस्टीट्यूशन पे आपने अटैक किया ना, और वो इंस्टीट्यूशन जिस पे अटैक इंडियंस की ख्वाहिश थी कि हो। एक 2010 में वाकया की बात करते हैं कि जी वो दहशत गर्दी हुई, तो उस पर फिर कार्रवाई भी हुई थी ना, मुलज़म पकड़े गए, कुछ मारे गए, सज़ाएं भी हुई। ये खेल है प्रोसिक्यूशन का और अदालतों का। उससे बाहर जब तक आप नहीं निकलेंगे ही होगा। माजरत करने की जनरल नईम खालिद लोधी साहब हैं, रिटायर्ड जनरल हैं, कुछ और लोग हैं, बड़े रब्ता करते हैं, मुज़ाकरात की बात करते हैं कि जी होना चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए। उनको पैगाम दिया गया कि आप जेल जाएं, हर हेयरिंग में वहाँ साफ़ी मौजूद होते हैं, खान साहब 4 जुमले कह दें कि गलतफहमी के नतीजे में या जिस तरीके से ये वाक़या हो गया, हम इस पर माजरत कहते हैं और आइंदा के लिए हम यकीन तो रास्ता खुल जाएगा। तो वो रास्ता खोलने के लिए कोई तैयार नहीं है ना। रास्ता खुलेगा तो अब बात DG ISPR जो हैं उन्होंने बड़ी तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखें, हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, कोई वजीर होता है, हाइपर हो जाता है, बड़ी सवालों पे जिम्मेदाराना सवाल हुए जी। धांधली का सवाल हुआ, इलेक्शन में धांधली का नाम लगते हैं, उन्होंने पूरे कैलकुलेशन के साथ वोटर्स बता दिए। उन्होंने बताया कि बताएं जी, कहते हैं PTI कहती कि उनको जो बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी अमेरिका या 9 मई के तनाज़र में उनको सबसे ज़्यादा वोट मिले, उनके मुखालिफ 69% वोट उनके मुखालिफ पड़ा बाकी जमातें हैं मुल्क के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, लेकिन मुल्क के अंदर फ़ज़ा बेहतर हो सकती है अगर रवैये दोनों तरफ से तब्दील किए जाए। तैमूर मलिक ने हमें ज्वाइन किया, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। अब क्या समझते हैं, अब क्या होने जा रहा है? एक बात इन्होंने बार बार कही और जिसके ऊपर वो मुसलसल इस चीज़ को कह रहे थे कि जी खान साहब को माजरत कर लेनी चाहिए, खान साहब को इस पे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आज ये बात कहता हूँ जी कि ये एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो ISPR की तरफ से की गई, अफसोस हुआ मुझे इस हवाले से कि ये एक रियासती इदारे की तर्जमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कि टोटली एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लग रही थी, और इसमें जिस तरीके से एक सियासी जमात को हरफ तनकीद बनाया गया और बार बार उसको मुल्ज़िम इल्ज़ाम ठहराया गया, तो मैं समझता हूँ कि बगैर किसी भी वो तो शवाहिद है उनके पास। वो कह रहे हैं कि हमारे पास
सीसीटीवी फुटेजेस हैं, सब कुछ मौजूद है। हो गया, शवाहिद आपके पास हैं, उन शवाहिद के ऊपर आपने किसको सजाएं दी हैं? कौन से वीडियो एविडेंस हैं जो पेश किए गए हैं? कौन सी ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं जो पेश की गई हैं जिसके सामने जो आपको हैं वो मुल्जमान आए? हम तो खुद इस चीज का मुतालबा कर रहे हैं कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए इसके ऊपर कि सानिया 9 मई क्यों पेश आया। सर, उन्होंने मुराद सईद की, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की ऑडियो सुनाई है। कहते हैं कि साहब ने इसकी मजम्मत नहीं की या खान साहब ने इसको कंडेम नहीं किया। खान साहब ने वेरी फर्स्ट डे इसको कंडेम किया, लेकिन आप ये क्यों कहलवाना चाह रहे हैं कि खान साहब इसकी माफी मांगे, यानी कि ये हमारे कहने पे हुआ है? ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्री प्लान तरीके से किया है और ये इमरान खान की एक कॉन्स्पिरेसी थी। आप इस बयानिए से टोटली ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन, ना ही इस मुल्क के 26 करोड़ अवाम इस बयानिए को मान रहे हैं। अगर इस बयानिए को तस्लीम किया होता तो 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क की सबसे बड़ी जमात बन के सामने ना आती। पंजाब के अंदर, सेनेट के अंदर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये वाहिद आपकी वो फेडरल की जमात है कि जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक सालमियत की जामिन जमात। सर, आप लोगों ने तो थोड़ा सा वोट लिया है ना, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी तो वोट लिया है ना। नहीं, किसने? और पॉलिटिकल पार्टीज का भी तो वोट है ना, वोट बैंक है। पीपल्स पार्टी का वोट बैंक है, मुस्लिम लीग वोट बैंक का एहतराम करते हैं, लेकिन आप क्यों एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमहूरी सियासी जमात को जो है वो ये कहते हैं कि ये एक सियासी इंतशारी टोला है? मतलब आपने पहले से ही अपना माइंड मेकअप किया हुआ है कि ये जो है ये इंतशारी लोग हैं, इन लोगों को मतलब है ये एक फाशिस्ट पार्टी है, तो बैन लगा दें हमारे ऊपर। क्यों आपने 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दिया? आपने हर तरीका किया, हर हरबा किया, आपने हमारा इंतखाबी निशान गायब किया, आपने हमारे लीडर को कैद किया, आपने मैं मंदू खेल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। कादिर मंदू खेल साहब, इसको रिस्पॉन्ड करिएगा प्लीज। देखिए, एक तो एक अजीब अलमिया है, 26 करोड़। भाई खुदा का वास्ता, ये बाकी पार्टी क्या वो ऐसी अफगानिस्तान से आई है या हिंदुस्तान से आई है? 1 करोड़ 85 लाख आपके वोट है, जो परसेंटेज भी आज बता दिए, कुछ 7% बनता है टोटल। नंबर 1 बात, और वो 7% भी लोगों ने वोट आपको जिना हाउस और ये शोदा की यादगार जलाने के लिए आपको वोट नहीं दिया। ये हर हल्के की अपनी अपनी एक पोजीशन होती है। दूसरी बात ये कि कानूनी शहादत आर्टिकल 164 ये कहता है, जैसे मोहतरम ने पहली बात की थी, बरतानिया का 48 घंटे के अंदर दिन रात कोर्ट लगी और सजाएं दे दी है। और उसी फुटेज के ऊपर जो पाकिस्तान के कानून है, कानूनी शहादत आर्टिकल 164, कि कोई भी वीडियो और ऑडियो जो है वो एडमिसेबल है बिफोर इन कोर्ट ऑफ लॉ। उसके लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं। हाँ, अगर वीडियो कोई शक करे तो उसकी फौरेजी करा दे कि जाली ना हो, लेकिन वो एडमिसेबल है, लिहाजा उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ और मुख्तलिफ फोरम पे ये कहता आ रहा हूँ कि ये 9 मई की जो सजा है या जो अदालत वो है केसेस है, वो 1 साल से क्यों पेंडिंग है? जबकि दूसरा कानून भी मौजूद है 1997 का एंटी टेररिस्ट कोड का, उसमें यह कहा गया कि कोई मुकदमा 7 दिन के अंदर डिस्पोजल होगा और जब तक एक मुकदमा होगा दूसरा मुकदमा उस अदालत में आ नहीं सकता है। ये 1997 का एंटी टेररिस्ट कोड का जो ना वो कानून है। अब सवाल ये कि जो मोहतरम तैमूर साहब फरमा रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, आप मुझे बता दो कि जब आप पब्लिक को GHQ बुलाएंगे, कोर कमांडर हाउस बुलाएंगे, कोर कमांडर पेशावर लाहौर बुलाएंगे, खुद यास्मीन राशिद साहिबा का जो सारे वो फुटेज और वो कहते हैं हम जा रहे हैं, मुराद सईद का वगैरह वगैरह, आप मुझे बता दो वहां पे आप जाके और फिर लोगों ने जो जलाओ गिराव किए, एक एक का फुटेज मौजूद है। ऐसा तो नहीं है कि वो खलाई मखलूक है जो किसी को नजर नहीं आएगी, कोई जिन है, तो वो नजर आ रहा है सब लोगों को, उसको आइडेंटिफाई कर, उसको भी छोड़िए, थोड़ा आगे चले। खुद इमरान खान साहब का जो बांजा है एहसान याजी, जिसका मुझे बेहद अफसोस है, उसके वालिद जो पिछले हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के सामने रोए भी है, एक बैरिस्टर है, इंग्लैंड से पढ़ के आया और उसकी वालिद के तो सियासी इख्तिलाफ थी, मगर इनकी जहन साजी में जो जहन उसकी ब्रेन वॉश किया है, इंतशार पे उसको उकसाया, जो कोर कमांडर की वर्दी बार के लेके आया, वो क्या है? वो भी कल, हाँ, ये भी मैं नहीं कहूंगा जो लोग पकड़े गए उसमें से मैं नहीं कहूंगा 100% जो गुनहगार होंगे, जो उसमें बेगुनाह है उनको अलग करना चाहिए। और इसी सिलसिले में जो शुरू में JIT बनी थी, 9 JIT, जहां तक मुझे याद है, उस JIT ने बकायदा इनके सारी इंक्वायरी कराई।
अब पीटीआई सब चीज, और मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, हमारे यहाँ जब 20-50 से ज्यादा लोग हो जाते हैं तो हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। यानी जहां से मैं पॉलिटिकल मूवमेंट करता हूं, जैसे जुलूस में जाता हूं, तो जहां जिस रोड से गुजरता हूं तो हमारे कारकुन जाके रोड ब्लॉक कर लेते हैं, रिक्शे मोटरसाइकिल वालों के साथ बदतमीजी को रुक जाओ, तो डांट पड़ती है मेरी तरफ से कि ये ना करे। आप मुझे बताओ, जहां 10-20 हजार लोग या लाखों लोग आपने बुलाया कोर कमांडर हाउस में, और फिर आप कहते नहीं कोई अंदर नहीं जाए, ओ भाई सारे टीवी ले गए, सारे यादगारें तोड़ गए, और फिर एम आलम की जहाज का आपने वो किसका था जिसने इलेक्शन में धांधली कराई, उसका जहाज था या पाकिस्तान की शोधा का था, या वो जो शहदा का जो कर्नल शेर खान, और क्या क्या। और फिर मैं ये भी कहूंगा कि अभी ईद से एक हफ्ता पहले जिस कोर कमांडर हाउस के लिए इन्होंने जो लोगों की जहन साजी की है पेशावर में, वहां बैठे हुए थे, आपने भी देखे वो जलाओ गिराओ सब। एक हफ्ता पहले वजीर आला बमाया काबीना वहां ब्रीफिंग ले रहे, हिदायत ले रहे, सारे चीजें ले रहे, वहां से मीटिंग कर रहे, और फिर जब इनके लोगों से पूछो भाई ये क्या है, भाई ये तो सिक्योरिटी का। ओ भाई सिक्योरिटी का कोर कमांडर हाउस में क्या ताल्लुक? सिक्योरिटी के अदारे आईजी डीजी फलाना ढींगा ये सारे इनका अपना होता है। चलो अगर कोर कमांडर हाउस में भी अगर मीटिंग रहे तो बाकी कहां थे, और काबीना का क्या काम था? और इसी वजह से इनको वही एम्पायर की उंगली की तरफ जो है उसकी दौड़ है, गेट नंबर 4 की तलाश है। और पिछले दिनों में मैं पिंडी गया था तो मुझे किसी ने बताया कि ये गेट नंबर 4 इसके बैक साइड वाला है। मैंने पूछा भाई ये गेट नंबर 4 क्या होता है, तो 1 नंबर गेट का बताया कि इसके जो बैक साइड है वो 4 है, तो उस गेट नंबर 4 को उनकी तलाश है। मैं आपको पहले बताऊं, आज के डीजीएसपीआर से पहले मैंने बार बार कहा कि शोधा नहीं बख्शेंगे, किसी डीजीएसपीआर को, आर्मी चीफ को यह इख्तियार नहीं है कि जो शोधा की यादगार जलाए और उसको माफी दे। तारिक सुमैर साहब, मुज़ाकरात सियासी हुकूमतों से ही हो सकते हैं, इसके अलावा मुज़ाकरात की कहीं पर कोई गुंजाइश नहीं है, और कोई कानून भी नहीं कहता कि मुज़ाकरात आप स्टैब्लिशमेंट से करें। मुज़ाकरात तो हमेशा सियासी जमातों से होते हैं, और आज ये DGISPR ने भी क्लियर कर दी है ये बात। नहीं, वो मुज़ाकरात तो सियासतदारों के साथ माजी में भी होते रहे हैं, हर सियासी पार्टी के होते रहे हैं, लेकिन वो खामोशी से होता है ना। ये नहीं होता कि शहरयार अफरीदी बैठ के टीवी पे कह दे, या नून लीग का तलाल चौधरी कह दे कि मैं जी आर्मी चीफ से ही मुज़ाकरात करूँगा, DGI सही से करूँगा। वो उसके लिए एक टीमें मुकर्रर होती हैं, कि सिस्टम होता है। नून लीग के अंदर कैमरे शैमरे नहीं लगे होते, मीडिया नहीं। नून लीग के अंदर चौधरी निसार होते थे, शहबाज शरीफ होते थे 90s के ज़माने से, पीपल्स पार्टी के अंदर भी इसी तरह रहे हैं, और भी PTI के अंदर अभी शेर अफजल मरवत क्या कह रहा है वो सुना आपने? PTI के अंदर भी इस्टेब्लिशमेंट है जो उनके खिलाफ साजिश कर रही है। भैया खुदा का, हाँ वो तो अभी PTI में खुद 8 महीने वो पाकिस्तान की पहली इस्टेब्लिशमेंट जो थी ना, जनरल अयूब खान साहब के पोते हैं, उमर अयूब साहब हमारे दोस्त, उनके पर तीर चला रहे हैं ना। अच्छा, उन पर एतराज़। तीर। मैं तैमूर साहब ने कुछ बातें की हैं, मैं थोड़े से उनको वाक़यात शोधा के बता देता हूँ। कारगिल जंग थी, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे। मैं उनके साथ कवरेज के लिए गोलतरी सेक्टर गया, बड़ा दूर है वो, बिल्कुल बड़ी मुश्किल। तो जब ब्रीफिंग हुई प्राइम मिनिस्टर को, और कोर कमांडर थे जनरल महमूद साहब, ब्रीफिंग दी, फिर तो वो कैप्टन कर्नल शेर से मुझे याद आ गया, इन्होंने मंदोखेल साहब ने उनका नाम लिया, मैं उनसे मिला, वो कैप्टन थे, वहाँ चाय पे हमारा तारुफ हुआ। कुछ दिन बाद पता चला वो शहीद हो गया। मैं उनके स्वाबी भी गया, मेजर आमर के साथ गया, और भी दोस्तों के साथ गया, कई मरतबा में गया। जब उसकी वो यादगार की बेहरमती की मुझे इत्तला मिली, मैंने वीडियो देखी, तो मैं लिटरली रो पड़ा था। मैं रो पड़ा था। मैं इंडिया के दौरे पर भी गया, वहाँ इंडियन मीडिया का हमने मुकाबला किया। बांग्लादेश में एक सुषमा स्वराज होती थी, इंडिया की फॉरेन मिनिस्टर रही हैं, वज़ीर इत्तलात भी रही हैं। जी बिल्कुल इसी तरह। 1997-98 में सार्क कॉन्फ्रेंस थी ढाका के अंदर, तो वो कहने लगी कि आपकी कोई हंडिया नहीं पकती कश्मीर के बगैर। तो मैंने कहा कश्मीर के मतलब बानी पाकिस्तान ने बोला था कि ये हमारा हिस्सा है, आपने हड़प किया हुआ है, तो हम हंडिया आपको ये पकाते रहेंगे और कश्मीर को लेकर रहेंगे। ये है फ़ौज की याद वहाँ आती है जब आप सही ढाका के वो देखते हैं ना जाके हालात। और यहाँ भी अब वार एंड टेरर है अफ़गानिस्तान के अंदर से, जो कुछ हो रहा है माजी में होता रहा है, अब हो रहा है। ये तालिबान को
वहाँ आए, उनका अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान को अलग अलग आप रखें। ये बहुत अच्छे लोग थे। मुला उमर का मैंने और इरफान सिद्दीकी साहब ने पहला इंटरव्यू किया था 1995 में कंधार में। सही। और उस वक्त अब की ख्यालात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं, या जो भी हो रहा है, लेकिन हमारी कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए थी। तैमूर साहब कह रहे हैं जी कि माफ़ी, भाई माफ़ी आपने कोई नवाज शरीफ से मांगनी है माफ़ी, आपने आसफ जरदारी से माफ़ी मांगनी है, इमरान खान साहब। एक इदारा है, एक शोधा से माफ़ी मांग लेना आप। चलें आप जी कहें जी हम आर्मी चीफ से माफ़ी नहीं मांगे, ठीक है ना मांगे, हम नहीं, सही बात है। आप शोधा से तो माफ़ी मांग लेना। अगर आपसे जज्बात में ये हो गया है, वाक़यात हो जाते हैं, आप शोधा से माफ़ी मांग लें, बात आगे बढ़ जाएगी। आप इस बात में हम माफ़ी नहीं मांगेंगे कभी। फिर आप नाम क्यों लेते हैं, कहते हैं हमने मुज़ाकरात भी फौज से करने हैं। भाई आप फिर मुज़ाकरात करने हैं तो फिर आप कर लें। आसफ जरदारी साहब जो हैं सालसी के माहिर हैं, उनके थ्रू कर लें मुज़ाकरात। ये चीज़ें मैं तैमूर मलिक साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तैमूर साहब, बात अब ये हो रही है, अगर जज्बात में ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद हमेशा गलती की तो माफ़ी तो होती है, कहीं ना कहीं आपको उस गलती का एतराफ़ करना पड़ता है। अच्छा अब्बास भाई, मैं क्योंकि नहायत ही काबिल एहतराम और सीनियर हमारे एनालिस्ट हैं तारिक साहब, तो नहायत ही अदब के साथ मैं इनसे सिर्फ एक चीज़ जो अमूमन जो एक तासुर दिया जा रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो इस वक्त अपनी सियासी हैसियत खो चुकी हैं, ये मैंने कहीं भी नहीं कहा, ना हमारी जमात ने कहा, ना हमारी जमात के कायद ने कहा। इस मुल्क के शोधा हमारे माथे का झूमर है, लेकिन खुदारा मेहरबानी करके अपने सियासी जनाजों को शोधा के कांधों पर मत उठाएं, शोधा के वारसीन के जज्बात से मत खेलें। आप क्यों शोधा को हमेशा अपनी सियासत के अंदर लेकर आते हैं, सियासी मफादात उठाते हैं। जिस सियासी जमात को देख ले, वो शोधा के, हमारे घरों के अंदर, मेरे खानदान के अंदर यूनिफॉर्म सर्विस के लोग मौजूद हैं, शोधा मौजूद हैं, हमने शोधा के जनाजे उठाए हैं, हम अपनी शोधा की कुर्बानियों को सर आंखों पर रखते हैं। आप अजीब बात कर रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी जमात जो है वो शोधा को या उनकी कुर्बानियों को नहीं मान रही। हम बिल्कुल उनकी कुर्बानियों को मानते हैं, हम उनके सर आंखों पर, हम उनकी सारी जिंदगी उनकी कुर्बानियों को मिटाने के काबिल नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ इस चीज का मुतालबा करना चाहता हूं कि जो लोग अपनी सियासत चमकाते हैं, जो लोग शोधा के जनाजों के पीछे सियासत में छुपते हैं, उन लोगों से मैं कहता हूं कि आपको अक्रॉस द बोर्ड ऐसे लोगों को सामने लेके आना चाहिए। 9 मई का वाकया क्यों हुआ? राना सनाउल्लाह एक वजीर दाखिला था, उसके घर में जब मॉब अटैक करता है तो पूरी फैसलाबाद की पुलिस जो है वो उसको डिफेंड करने पहुंच जाती है और उसके घर में तो कोई तोड़फोड़ नहीं होती। और GHQ और आर्मी हाउस के अंदर जब कोर कमांडर हाउस के अंदर जब लोग जाते हैं, वो कौन मुजाहिरीन थे, उनको कौन लेके गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और जो लोग गिल्टी हैं, जिन लोगों ने वहां पर कुछ जिम्मेदारों का तयन तो करें, कुछ चेहरे तो सामने लेकर आए, बताएं ना कि कौन लोग हैं जिम्मेदार, उनके खिलाफ आपने क्या किया, उनको सजाएं तो दे। लेकिन 1.5 साल से लोग, साल होने को है, जेलों के अंदर अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि उनका ट्रायल होगा, उनको कोई पूछने वाला नहीं। तो खुदारा एक इंसाफ के तकाजों के मुताबिक इस सिस्टम को आगे लेकर चलें। सिर्फ 9 मई के वाक़े के ऊपर अब पूरी जमात को जो है उसको आप किसी तरीके से जो है वो तनकीद का निशाना ना बनाएं, ना ही उसको आप विक्टिमाइज करने की कोशिश करें। रातों रात चादर और चारदीवारी का तकद्दस मामाल करके आप कारकुनों के घरों में गए, आप कायदीन के घरों में गए। क्या पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी, उसकी पूरी जमात और उसके कारकुन और उसके कायदीन इस 9 मई के वाक़यात में मौजूद थे? मैं अपनी बात करता हूं कि मेरे ऊपर FIR हुई वाह और टेक्सला के अंदर, और मैं पूरी पंजाब के 112 के करीब FIR में नॉमिनेटेड हूं कि मैं सरगोदा भी था, मैं जेलम भी था, मैं मियावाली भी था, मैं लाहौर भी था। मैं कादिर मंदुखेल साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं। मंदुखेल साहब, और जो लोग नहीं गिल्टी, मेहरबानी कर उनको आप अब इस आजाद मुल्क के अंदर आजादी के साथ सांस लेने दें, और उनको ये पता हो कि वो महफूज हैं, उनके घर महफूज हैं, उनकी औरतें बच्चे, उनकी माएं बहनें महफूज हैं। मैं सिर्फ ये दरख्वास्त करता हूं। चलें आप जरा थोड़ी सी मंदुखेल साहब के साथ पॉलिटिकल बातचीत कर लेते। मंदुखेल साहब, माशी मसाइल हैं, सऊदी अरब का वफ्द यहाँ पर आया, आप यहाँ से सऊदी अरब, हमारी हुकूमत के लोग गए, आगे और भी विजिट्स होने हैं।
तो क्या समझते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, माशी मसाइल, या अभी थोड़ा वक्त लगेगा इस सारे मामलात को ठीक होने में? ये आपके सवाल से एक जुमला मैं कहूँगा, तैमूर साहब ने जो बात की है बिल्कुल मैं इसे इत्तफाक करता हूँ। जो लोग बेगुनाह है, मैं पहले कह चुका हूँ, उनको उनके हिस्से से आज़ाद करना चाहिए, क्योंकि जेल भी एक सज़ा है। अगर जब तक मैंने आपको इंसदाद दहशतगर्दी की कानून का हवाला दिए, जिसकी टोटल डिस्पोजल 1 हफ्ते के अंदर है, तो जेल के अंदर भी 1 साल रखना सज़ा से कम नहीं है। और 1 साल बाद अगर वो बरी भी हो जाए तो 1 साल जो जेल में गुजारा है वो किस खाते में? तो यहाँ तक तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं तैमूर साहब की बात से इत्तफाक करता हूँ। दूसरी बात जो आपने सऊदी अरब की बात की है, यकीनन हमारा एक दोस्त मुल्क है सऊदी अरब, और हर गमी खुशी में हम एक दूसरे के साथ है। और फिर क्या बात है कि पीटीआई के दौर में जहां उन्होंने $3 अरब दिया था सिर्फ हमें डिपॉजिट करने के लिए, और वो जाके रातों रात उन्होंने कहा लाओ भाई पैसे आपस में हमारे दे दो, तो पीटीआई की हुकूमत ने चीन से पैसे लेके उनको वापस किया है। आज वही सऊदी अरब है जो उनका सरबराह आ रहा है, $5 अरब के इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, और उससे पहले भी हमें असिस्ट किए, गालबन $2 अरब पहले भी दे चुका है। वो जो $3 अरब थे उसकी भी एक्सटेंशन वगैरह दी है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारे जो इस तरह प्यारे दोस्त, हमारे मुसलमान मालिक या और मगरबी जो हमारे दोस्त है, ख़ासतौर पर चाइना, वहाँ पे आप देख रहे हैं पीटीआई के दौर में इन सबको तो नाराज कर दिया है। मैंने आपको एक मुल्क का हवाला दिया, सीपेक ऑलमोस्ट बंद हो चुका था, सऊदी अरब का मैंने आपको मिसाल दी है। अमेरिका का तो एक तरफ वो गालियां देते थे, दूसरी तरफ वहाँ एक जो क्या कहते हैं एक फर्म हायर किया था बाकायदा उसके लिए लॉबिंग के लिए, जिसको करोड़ों रुपए दिए, और अभी कल परसों वो अमेरिकन सफीर से भी इनके लोग मिले। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सारी चीजें जो ना वो पीटीआई को खुद समझ में नहीं आ रही कि आखिर उनका सियासत जा क्या रहा है। और फिर मैं इन अक्लमंदों से सवाल करूंगा जो बहुत सारे सीनियर वकला है इनकी पार्टी में, उन्होंने जब पीटीआई को सिंबल नहीं मिला तो जाके उस पार्टी को ढूंढ लिए, डमी पार्टी का जिसका अपना सरबराह आजाद लड़ा है इसकी सुन्नी इत्तेहाद का। तो ये तो इनकी पॉलिटिक्स का हल है। और फिर मैं ये समझ रहा हूँ कि अब वक्त आ गया, जो IMF का जो पुराना डील था वो भी कंप्लीट हो गया, अब नया डील की तरफ जा रहा है। सऊदी अरब, कतर और दूसरे मालिक से भी डील अच्छी चल रही है। आप देख रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ना वो 73,000 से ज्यादा बढ़ गया, और इसी तरह महंगाई भी अब रफ्ता रफ्ता कम आएंगे। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर इनकी ये अफरा तफरी, इनकी ये इंतशार और इनकी ये गाली गलोच अगर कुछ अरसे के लिए खामोश रहे, तो मैं इस यकीन से कह दूंगा कि पाकिस्तान में वापस वो खुशहाली के दिन आएंगे जो कि इनके दौर में बर्बाद हुए। और फिर मैं ये भी कहूँगा, तैमूर साहब मेरे साथ एग्री करेंगे, आप मुझे बता दें कि आज से पहले, आज मैं आपको शर्तन कह रहा हूँ और तारिक साहब से भी, कि आप एक पोस्ट लगा लें। आप पोस्ट लगाएंगे मिसाल के तौर पे अपने बच्चे की बर्थडे के हवाले से, नीचे से गालियां शुरू हो जाएंगी। यानी आप किसी पे तनकीद भी ना करें, बच्चे की बर्थडे का लगा रहे हैं उसमें गालियां। बिल्कुल सही कहा। ये सारी गाली गलोच का किसने इंट्रोड्यूस किया है? ये गाली गलोच का सोशल मीडिया पे तूफानी बदतमीजी ये तो सारे पीटीआई के लोगों ने की है। मैं तैमूर मलिक, मैं आपसे मैं मजीद बात करूंगा। मैं तैमूर मलिक साहब से इसका जवाब चाह रहा हूं। तैमूर मलिक साहब, मासूम बच्चों को भी जहनी तौर पर भड़काया जा रहा है, ये भी आज DG ISPR साहब की तरफ से कहा गया है। इसको इसलिए मैंने कनेक्ट किया है कि ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तनकीद, और तनकीद अपनी और चीज़ होती है, लेकिन गाली गलोच बहुत है। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि कहीं भी किसी भी जगह पर आप जब इखलाकियात के दायरे से बाहर निकल जाते हैं तो वो चीज़, उस चीज़ को कंडेम करना चाहिए। और ये जो बात आप एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट दे देते हैं कि जी सोशल मीडिया के ऊपर जो गाली गलोच का कल्चर है वो पीटीआई ने इंट्रोड्यूस किया। आपको ये पता होना चाहिए कि इस मुल्क में पाकिस्तान जो है वो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, जिसके अंदर यूथ पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे ज़्यादा है। आपकी 60% तो आपकी यूथ है, और यूथ आपकी शुक्र करें कि वो इस वक्त इस मुल्क की पॉलिटिक्स के अंदर इंटरेस्ट ले रही है। उसको पता लग गया है कि भाई हमने इस मुल्क के हालात को अगर बेहतर करने हैं तो पहले हमने अपने मुल्क के सियासी जमातों का किबला काबा दुरुस्त करना है। अगर पहली दफा पाकिस्तान की यूथ इस पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हुई है और वो सोशल मीडिया को यूज कर रही है, तो आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आपको क्यों नहीं हजम हो रही है यूथ की जो पावर है, जिस पावर का पूरी दुनिया में लोग एक्नॉलेज कर रहे हैं, जिस सोशल मीडिया को पूरी दुनिया में लोग मान रहे हैं। आज आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया के अंदर मतलब है कि वहां पे आकर अगर
वो क्या नाम है आपके एप्पल की $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वहां पे आके कर रहा है मोदी के साथ, और वहां दूसरी तरफ आप अभी तक ट्विटर को जो है उसके ऊपर पाबंदियां लगा कर बैठे हैं। तो बंद करते हैं सोशल मीडिया को। अमनो अमान की सूरत हाल की वजह से ये सारी पाबंदियां वगैरह। तैमूर मलिक साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। तारिक सुमैर साहब, ये सऊदी अरब के साथ जो पहले भी हमारे हमेशा से रिलेशन बड़े अच्छे रहे, अब जो बहुत ज़्यादा कुर्बत हमें नज़र आ रही है, वफ्द यहाँ आ रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, तो समझते हैं कि बेहतरी होगी, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी, जो गोल्स हैं हम अचीव कर लेंगे? शहबाज शरीफ 1 महीने में 2 मरतबा सऊदी अरब गए। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कोई प्राइम मिनिस्टर। 2019 के बाद क्राउन प्रिंस MBS आ रहे हैं पाकिस्तान के दौरे पे, और ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट की बात है $25 बिलियन की बात हो रही है। पहले फेज़ में $5 से $10 बिलियन। एक डेलीगेशन भी आया हुआ है, रात को डिनर पे भी था PM हाउस। तो आप ये डेवलपमेंट्स देखें ना कि बड़ी अच्छी मईशत में कुछ ठहराव आ गया है। उसके लिए ज़रूरत है कि आपको सियासी तौर पे थोड़ा माहौल को ठंडा करें, बेहतरी लाएं। कुछ तलखियाँ भी हैं, PTI की कोई मसले मसाइल है, थोड़ा सुने उनको भी सुन, मैं इसके हक में हूँ, लेकिन वो सुनने का तरीका कोई सामने आप किसी और को बैठाएं, बैकग्राउंड में किसी से बात करनी है वो, लेकिन बातचीत तो करनी पड़ेगी आपको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, उसके अलावा तो कोई हल नहीं है। अब जो है सऊदी अरब के बारे में आपको पता, आज DGI-SPR साहब ने कहा है जी कि सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की भी PTI ने साजिश की, कोशिश की। शेर अफजल मरवत का एक स्टेटमेंट आप देखें कैसा, रिजीम चेंज में सऊदी अरब को ले आए, वल्लाह आलम पता नहीं वो तो एक अपनी उसकी स्टेटमेंट अपनी क्या लाइन ले ली कि वजाहत करनी पड़ी। और सऊदी एम्बेसी ने एक किसी की खिदमात वो लेते हैं अरबी में ट्रांसलेशन के लिए, मुझे बताया उनका स्टेटमेंट, शेर अफजल मरवत का, फिर गवर्नमेंट का रिबटल और बाकी चीज़ें, और एनालिसिस जो हुआ उसकी पूरी रिपोर्ट अगले दिन बना के, जिसको कहते हैं ना साइफर कहते हैं, ये जो भी सफारती ज़बान में, वो भेजा। जब उसकी वापस फिर आया, फिर इमरान खान ने इसको डांटा। तो ये तो सियासत नहीं होती ना कि आप दोस्त मुल्कों को इस तरीके से नाराज़ करें। पहले वो तो पूरी जुमात ने उसको डिसोन किया। मेरे साथ दिफाई तज्जियाकार डॉक्टर साहब मौजूद हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या मैसेज है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का DGI-SPR साहब की? देखें, इसमें कुछ ट्रेंड समझने की ज़रूरत है। पहला ट्रेंड तो ये है कि जो मौजूदा DGI-SPR हैं, जो मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने एक चीज़ का फैसला किया है कि हर रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। जब एक ओवरऑल एक स्ट्रेटेजिक पिक्चर पाकिस्तान की पेश करनी हो, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट्स के हवाले से, तो तब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए, एक बात। दूसरी बात इसमें देखें, उन्होंने ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात की है, उन्होंने बात की है खित्ते के ममालिक की बात की है, और उन्होंने एक पॉलिटिकल डोमेन में क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल किए गए उनकी बात की है। सो प्राइमरीली तो अफगानिस्तान क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। आपको पता है कि TTP और अफगान तालिबान जो है उनका एक बड़ा लंबा चौड़ा पुराना गठजोड़ है। उस हवाले से उन्होंने बताया कि हमें क्यों बहुत सारे अनरजिस्टर्ड जो अफगान है, जो इलीगल है यहाँ पे, उनको वापस भेजना पड़ा, और किस तरह जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट के पीछे को खराब करने में TTP और अफगान तालिबान हालात खराब कर रहे हैं। एक तो उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये भी बताया। दूसरा जारी बात है खित्ते के ममालिक में आपको पता है इंडिया एंड ईरान का भी जिक्र उन्होंने किया, और इंडिया किस तरह बार बार जो है एज स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है, इस पर उन्होंने जोर दिया। जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं अब्बास साहब को बताऊं, वो ये है कि मिलिट्री इस वक्त ये महसूस कर रही है, और उन्होंने ये बताया है कि क्योंकि इस वक्त मुल्क के अंदर एक गैर मामूली सूरत हाल है। सो ये जब क्वेश्चन किया जाता है जी कि फौज का इक्तिसादियात में क्या ताल्लुक है,
तो उस सिलसिले में उन्होंने कहा है कि भाई ये नहीं हो सकता कि मुल्क में आग लगी हो और हम उस आग को बुझाने की कैपेसिटी रखते हैं और हम उसको बुझाने की कोशिश ना अदा करें। सो सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप जो है वो चाहिए ताकि हम मुल्क के अंदर अच्छी इक्तिसादी सूरत-ए-हाल जो है बेहतर कर सके। अगर आप देखें जनरल आसिफ मुनीर जब से पोजीशन में आए हैं वो मिडिल ईस्ट के दौरे कर रहे हैं और उनको पता है कि हम बहुत सारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं ताकि एक मोमेंटम आए, एग्रीकल्चर सेक्टर में मोमेंटम आए, मिनरल सेक्टर में मोमेंटम आए, ओवरऑल एक ट्रस्ट बिल्ड हो। तो उस हवाले से भी उन्होंने बात की है। पर्टिकुलरली जो पॉलिटिकल लैंडस्केप में उन्होंने बात की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो एक कुछ ऐसे जो इंतशारी सियासी टोले हैं जो समझते हैं जैसे कि जी सऊदी अरब से भी ताल्लुकात खराब कर दो, अमेरिका से भी ताल्लुकात खराब कर दो, इंटरनली मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी फैलाओ, IMF को लेटर लिखो, ये सारी चीजों के ऊपर जो डिस्कशन हुई है कि आप पॉलिटिक्स तो करें लेकिन क्या आपकी पॉलिटिक्स तामीरी पॉलिटिक्स है या आपकी जो पॉलिटिक्स है उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने अलावा कुछ नजर नहीं आपको आता। मैं समझता हूं और एक और बात भी है कि तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के बात करनी चाहिए, उनको इंगेज होना चाहिए और मिलिट्री जहां पे सियासतदानों को पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन को सपोर्ट दे सकती होगी वो जरूर सपोर्ट देगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कंवर चीमा साहब, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। मैं कादिर मंदूखेल साहब की तरफ जाता हूँ, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। मंदूखेल साहब, MQM कहाँ पे है? MQM वजारतें भी नहीं ले रही, ख्वाहिश तो है MQM की वजारतों की लेकिन वजारतें नहीं मिल रही या खुद नहीं ले रही, क्या वजूहात है सर? इस सवाल से पहले मैं तारिक साहब ने जो एक बात कही थी मैं उससे इख्तलाफ रखता हूँ कि शेर अफजल मरवत ने बात की और इमरान खान ने डांटा। उसकी क्या औकात है कि इतना बड़ा स्टेटमेंट जो एक दिन पहले इमरान खान साहब से मिल के आया और वो उसको पता नहीं और उसके बगैर थे, ये सारा उनकी तरफ से था। एक साजिश है, एक पार्टी की हैसियत से नहीं, वो मेन आदमी है, तर्जमानों में है, PSC के लिए उसको किए, तो ये बात नहीं है। दूसरा जो तैमूर साहब एक बात कर रहे थे यूथ को वोट का हक मैंने दिलाया। मैंने सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है जो पहले 21 साल वोटर का वोट डालने की उम्र थी, बाद में मैंने उसको 18 साल कराया। ये पिटीशन मैंने दाखिल की है। बाकी जो आपने MQM की बात की है, MQM जो है ना उसका हाल ये है, वो धोबी का घोड़ा है न घर का न घाट का। वो जो पहले ब्लैकमेलिंग करते थे और वफाकी हुकूमत को सूबाई में ना इस मरतबा वो वफाकी को ब्लैकमेल कर सके और ना सूबाई को, इस वजह से इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। जिस तरह नारे मुस्तफ़ा कमाल ने नारे लगाए, जिस तरह मुखबर उसने छोड़े हुए थे कि हमारी बात होगी, चलो MNA तो बैठ गया। पश्तो में एक कहावत है कि जानमाज पे तो खड़ा कर दोगे, नमाज कौन पढ़ाएगा? MNA तो तुम्हें अगलों ने बना दिए, अभी काम कौन करेगा? न तुम सूबाई हुकूमत में हो न वफाकी हुकूमत में हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। बस इसी तरह और वही बतखोरी और वो सारी जो डकैतियाँ हैं वो बल्दिया टाउन में दोबारा शुरू हो गई है। इनके फजल करम से यही तोहफा मिला है मुस्तफ़ा कमाल की सूरत में। इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, कुछ नहीं मिलना है। तारिक सुबैर साहब, वाइंड अप क्विक। MQM पे तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि वक्त की किल्लत है, बहुत बात कर सकता हूँ। लेकिन मंदोखेल साहब ने बात की है तो आसिफ जरदारी के दरबार में भी तभी चंद दिन पहले पूरी MQM की क़यादत हाज़िर हुई थी। गवर्नर का मामला था और 3 गवर्नर नए बन गए। वो गवर्नर अभी टसोरी साहब बैठे हुए हैं। उनका हालांकि उनका चेंजेस की बातें मौजूद हैं लेकिन लगता है कि जरदारी साहब थोड़ा सा उन्होंने अभी डिले किया, सियासी मसला है। दूसरी बात यह है कि माहौल बेहतर बनाना पाकिस्तान के अंदर वो सबकी ज़िम्मेदारी है। आज जजेस की आपने देखी हेयरिंग सुनी है 6 जजेस का, तो एक जज साहब अतर मुनव्वर साहब कहते हैं मुदाखलत है हो रही है अदलिया में, तो चीफ जस्टिस साहब कहते हैं तो फिर हो रही है तो आपको घर चले जाना चाहिए। ये तो वैसे ही बात हो गई कि जी किस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं आमने सामने। और जहाँ तक जस्टिस बाबर साहब सतार साहब का तल्लक है, वो तौहीन अदालत का नोटिस भी वो कह रहे हैं जी कोई कार्रवाई भी शुरू करने लगे हैं। उनके मुतल्लिक सिर्फ इतनी सी बात आई थी ना कि जी ग्रीन कार्ड है, फिर हाई कोर्ट से वजाहत आई कि ग्रीन कार्ड उनके पास है। तो यहाँ एक जज साहब होते थे आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, जिन्होंने नवाज शरीफ के मुतल्लिक क्या कुछ नहीं किया, सिसिलियन माफिया का। तो क्या नवाज शरीफ को या आसिफ जरदारी के साथ जो कुछ होता रहा माजी में 14 सालें जेलें काटी, पता नहीं क्या कुछ हुआ, क्या उन जजों के खिलाफ कोई
कार्रवाई या इसका जवाब कौन देगा? जवाब कौन दे? इस तरह का लॉ बनाने की भी तो जरूरत है ना। हमारी इनके जिम्मेदारों का भी तायुन होना चाहिए। जैसे जावेद इकबाल साहब थे चेयरमैन नैब, जिसको अंदर भी शाहिद खाकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल बरी हो गए हैं, उनकी जो बदनामी जो उनके साथ जो सलूक हुआ उसकी कौन रेमडी देगा? तारिक इस सुमैर पर साहब, कानून साजी पार्लियामेंट को करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कादिर मंदूखेल साहब, तैमूर मलिक साहब और डॉक्टर कमर चीमा साहब। स्टूडियोज़ में मेरे साथ तारिक सुमैर साहब मौजूद थे। आप सबका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।